Hello and good morning to everyone. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. So today we are going to see 9th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. ये सारे टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने इन टॉपिक्स को पिक किया है. इसके बीच बीच में मैंने यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड कुछ पुराने क्वेश्चंस भी डाले ताकि उन्हें सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी अप हो जाए. एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें. स्कीम्स है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, मिसलेनियस टॉपिक्स है. तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहली स्लाइड है जल जीवन मिशन. ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या आई थी कि जल जीवन मिशन ब्रिंग्स टैप वाटर टू 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड. टारगेट कितना था? 19 करोड़ रूरल हाउस होल्ड तक का. हमने 15 करोड़ कर लिया, ठीक है. पूरा नहीं कर पाए पर हम लोग लगभग पहुंच गए हैं. अराउंड 77% हाउस होल्ड को हमने कवर कर लिया है. इसमें हमें क्या, इसमें दो चीज कीवर्ड आपको याद रखना है. पहला तो ये है कि इसमें रूरल हाउस होल्ड तक टैप वाटर फैसिलिटीज पहुंचानी थी. सेकंड ये है कि यहाँ पे सिर्फ टैप वाटर की बात नहीं है, इसमें वाटर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों की बात है. मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, कम्युनिटी वर्क, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं. तो सारी चीज़ में बात करी गई है. तो इसमें आप टैप वाटर भी लिख लेंगे और वाटर मैनेजमेंट ये सब भी लिख लेंगे, ठीक है. वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट ये सब भी लिख लेंगे, ठीक है. तो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024. मतलब 55 लीटर ऑफ वाटर पहुंचाना है हर एक व्यक्ति के पास हर एक दिन, ठीक है. जन आंदोलन फॉर वाटर है ये. और इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि एज ऑफ 2024 अगस्त 2024 मोर देन 15 करोड़ मतलब 77.87% आउट ऑफ 19.32 करोड़ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव टैप वाटर फैसिलिटी. मतलब हम ये स्कीम काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है. पहले सिर्फ 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास था, अब कितना पहुंच चुका है? अब ये 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास पहुंच चुका है. मतलब 77% 77% लोगों के पास ये जो फैसिलिटी है, टैप वाटर फैसिलिटी पहुंच चुकी है, ठीक है. इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ टैप वाटर की बात नहीं कर रहा है, वाटर से रिलेटेड और भी सारी चीजें जैसे वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, इन सब की बात करता है. इवन कम्युनिटी वर्क की भी बात करता है. और यह भी कहता है कि जितने भी रूरल एरिया है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में जो भी स्कूल से आंगनवाड़ी सेंटर है, बिल्डिंग से हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे भी टैप वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए. और ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है. ये मैंने आपको डेटा से बता दिया है. आगे मैंने कुछ चार्ट लगा रखे हैं, हम लोग वो भी देख लेंगे. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है, ये मैंने चार्ट्स आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये 2019 का चार्ट है. यहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास टैप वाटर फैसिलिटी थी. और ये अभी अगस्त का 2024 का चार्ट है. आप डिफरेंस देख सकते हैं. मतलब लगभग पूरा ही कवर हो चुका है, अभी भी 20% बचा हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. बिहार कहाँ पे, ये देख लेंगे. उससे पहले देख लेंगे कि हमने कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ की है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, ठीक है. तो जल जीवन मिशन के बारे में आपको पता चल गया कि पहला तो ये रूरल हाउस होल्ड के लिए था, ठीक है. सेकेंड, ये 2019 में लॉन्च हुआ था और टारगेट इसका क्या था? 2024 तक, ठीक है. और इसमें 100% लोगों के पास टैप वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. ये इसका पूरा मिशन था. आगे देख लेते हैं बिहार कहाँ पे, बिहार में कितने परसेंट लोगों के पास पहुंच चुका है. तो गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हरियाणा, तेलंगाना, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे पूरी 100% फैसिलिटी, टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी है. बिहार के पास पूरी नहीं है पर 96% है. मतलब हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया. कितना है हम लोग के पास? 96%, ठीक है. तो ये चीज़ आप देख सकते हो, 96% है ये हमारा. और हम लोग कई सारे स्टेट से आगे, जैसे महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, मतलब बहुत सारे स्टेट से हम लोग आगे. मतलब हम लोग की हालत खराब नहीं है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है. ये मैंने बिहार का चार्ट आपको दिखा दिया, 96.08%. ये भी सेम चीज़ ही है. कुछ स्टेट है, 5-6 स्टेट है, कुछ यूटीज है उसमें जहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन है. नहीं तो ज़्यादातर के पास 100% उसने कंप्लीट नहीं किया ज़्यादातर स्टेट्स ने. पर बिहार ने फिर भी 96% कर रखा है. हम लोग उत्तराखंड, इन सब स्टेट से भी आ गए, उत्तर प्रदेश से भी आ गए हैं, ठीक है. एक और चीज़ देख लेते हैं. जल जीवन मिशन जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जल जीवन मिशन जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसमें 50% जो पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% जो पैसे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है. जितनी भी सेंट्रल स्कीम आपने सुनी होगी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें आपने ज़्यादातर 60 और 40 का रेशियो सुना होगा, ठीक है. पर इसमें आपको ध्यान रखना है ये 50 और 50 का रेशियो है, ठीक है. क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं ज़्यादातर में 60 और 40 का रेशियो है, इसमें 50 का 50 का रेशियो है. तो अगर क्वेश्चन आ गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें 60% कंट्रीब्यूट करती है तो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन, और आंसर होगा 50
50% कंट्रीब्यूट करती है, 50% बिहार गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में 100% कंप्लीट हो चुका है टैप वाटर कनेक्शन, सारे हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे सबके पास नहीं पहुंचा है, सिर्फ 96%, सिर्फ नहीं मतलब 96% लोगों के पास पहुंच चुका है, 96% रूरल हाउस होल्ड के पास पहुंच चुका है। सेकंड चीज, एक और चीज आप याद रखेंगे कि ये अर्बन हाउस होल्ड के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ रूरल हाउस होल्ड की बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एक क्वेश्चन आ चुका है 65th बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में, मतलब भी 3-4 साल पहले ही ये क्वेश्चन आया था। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। टू इंश्योर हर घर जल फॉर रूरल फैमिलीज द टारगेट अप टू विच ईयर हैज बीन सेट बाय जल जीवन मिशन। तो आंसर होगा इसका 2024। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब आया था? 2019 में, मतलब जब ये स्कीम स्टार्ट हुई होगी उस ईयर। अब देखो ये स्कीम खत्म हो रही है एक तरीके से, तो ये भी क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो 2024। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बिहार से रिलेटेड है, बोनस ऑन सेलिंग पैडी। तो ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट है वो एमएसपी देती है क्रॉप्स के ऊपर। तो अब बिहार की गवर्नमेंट ने सोचा है कि ये एमएसपी के साथ बोनस भी देगी, मतलब जो एमएसपी तो मिलती है फार्मर को उसके उसमें बोनस भी ऐड कर देगी। तो बिहार एक पहली स्टेट नहीं है, क्वेश्चन आ गया कि पहली स्टेट है तो आंसर होगा नहीं। इससे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ भी देती है। ठीक है, तो झारखंड कितना देती है? अराउंड 117 रुपये पर क्विंटल बोनस देती है, और जो छत्तीसगढ़ है वो 917 रुपये पर क्विंटल फार्मर्स को बोनस देती है। मतलब इससे फार्मर्स को थोड़ी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो अमीर बन जाएंगे क्योंकि बहुत ही कम रुपए। ठीक है, एक जितनी वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से, बट फिर भी ठीक है। तो बिहार ने क्या फैसला लिया है? बिहार ने एमएसपी पे बोनस देने का फैसला लिया है। ठीक है, तो ये हम आगे अभी देखेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये, बट अभी फैसला लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट न्यूज़ बिहार से रिलेटेड क्या है? ग्रीनफील्ड टाउनशिप इन बिहार। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है ग्रीनफील्ड टाउनशिप पटना मुजफ्फरपुर समेत 9 शहरों में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप, सितंबर से शुरू होगा भू अर्जन। मतलब न्यूज में यह दिया गया है कि बिहार में 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन में उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे एक तरीके का अर्बन सेंटर बिठाने की कोशिश करी जाएगी, मतलब उसे अर्बन सेंटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाएगी। अर्बन सेंटर में कन्वर्ट करने का मतलब वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज जो भी है वो काफी ज्यादा अच्छी करी जाएंगी। धीरे धीरे करके पहले स्टार्टिंग में हम लोग वहां पे थोड़ा सा कुछ 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उस प्रोजेक्ट को और बड़ा करते जाएंगे और भी सिटीज तक पहुंचाते जाएंगे। तो एक बार इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप ग्रीनफील्ड टाउनशिप इन ऑल द 9 डिविजनल हेडक्वार्टर सिटीज इंक्लूडिंग पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। आगे मैं जितने भी डिवीजन उनके नाम आपको बताऊंगा। ठीक है, 9 डिवीजन आप खुद देख लो। सेकंड, लैंड एक्विजिशन कब से स्टार्ट होगा? सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं। वर्क फॉर ग्रीनफील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप विल बी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फेज इन पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, सारण, सहरसा एंड पूर्णिया। पहले यहाँ पे स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे करके इसको हम लोग और फैलाते जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इन ऑल दी सिटीज फर्स्ट वर्क विल बी डन ऑन 1 or 2 प्रोजेक्ट्स, लेटर इट विल बी एक्सपेंडेड टू अदर सिटीज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही चीज, मतलब ग्रीनफील्ड टाउनशिप एक तरीके से आने वाली है जितने भी डिवीजन है उसके हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, बिहार से रिलेटेड एक और न्यूज में आपको बता चुका हूँ, एमएसपी पे अब बोनस मिलेगा। ठीक है, अभी उसका फैसला भी लिया नहीं गया है पर ये इसकी बात चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में क्या है? आरबीआई यूपीआई लिमिट। आरबीआई की यूपीआई की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूपीआई की लिमिट बढ़ा दिया जा चुका है। यूपीआई अभी कितने लोग यूपीआई यूज करते हैं? अराउंड 42.5 करोड़ इसके यूजर्स हैं। ठीक है, मतलब 42 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो अब यूपीआई को यूज करते हैं। सेकंड चीज, इसमें जो ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा हो रही है। हर साल 45% की यहाँ पे ग्रोथ होती है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट होती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इसकी हर महीने जो पेमेंट है उसकी वैल्यू ट्रिलियंस पे जाती है, अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। ठीक है, मतलब एक महीने में हम अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास की वैल्यू का आदान प्रदान जो भी है वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूपीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूपीआई कब लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 2016 में। 2016 में ही एमपीसी भी हुआ था, 2016 में एमपीसी हुआ था, और 2016 में ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये यूपीआई को किसने लॉन्च किया है? इसको यूपीआई को किसने बनाया है? यूपीआई को बनाया है एनपीसीआई ने। किसने बनाया है? एनपीसीआई ने। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है यूपीआई को? आरबीआई। एनपीसीआई रेगुलेटर नहीं है, एनपीसीआई ने बनाया है। ठीक है, एनपीसीआई क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया यूपीआई के बारे में। यूपीआई लॉन्च कब हुआ? 2016 में। इसको किसने बनाया है? एनपीसीआई ने बनाया, और इसकी लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, और इसका बेस जो है मतलब कितने यूजर्स है इसके? अराउंड 42 करोड़ यूजर्स है, और 45% का एनुअल ग्रोथ ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज, वही चीज जो मैंने आपको बताया था वही चीज के बारे में दिया हुआ है। कल परसों मैंने एमपीसी के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कि एमपीसी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में। किसके रिकमेंडेशन के बाद? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद।
और उर्जित पटेल कमेटी को कब बैठाया गया था? 2013 में। और इसकी रिकमेंडेशन कब आई थी? 2014-15 में। और इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके इस पे काम स्टार्ट कब कर दिया गया था? मतलब कब इसकी रिकमेंडेशन को, मतलब जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था उसे कब फॉलो करा गया था? 2016 में। एमपीसी आई थी 2016 में। और यहाँ पे फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट के तहत एमपीसी बनाई गई और इन्फ्लेशन टारगेट बनाया गया। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट किया गया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के तहत हम लोग 4% ±2% इन्फ्लेशन को रखते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूपीआई में मेन न्यूज यही है कि 1 लाख से हम लोग अब 5 लाख कर चुके हैं। और यूपीआई के बारे में देख लेते हैं, एक और करंट अफेयर्स, ये लास्ट के कुछ महीनों का ही है। क्या है ये? अराउंड फरवरी का आई थिंक है। ठीक है, आप इसको देख लेना कि यूपीआई सर्विस है अब कहाँ पे भी मिलेगी, श्रीलंका में और मॉरिशस में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में भी जो यूपीआई अपनी सर्विसेज देगा, तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। अभी टोटल 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज के नाम मैं आपको बता दूंगा। पर अभी क्वेश्चन अगर आएगा कि रिसेंटली कौन से कंट्रीज में, तो इनका नाम आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी कंट्री है, हो सकता है उसमें से एक कंट्री जो गलत दी हुई है, तो आपको टिक करना है कि नहीं ये क्वेश्चन ये तो नहीं है। ये आपको बताना हो कि अगर 3 गलत दिए होंगे और एक कंट्री ऐसी होगी, जैसे श्रीलंका ऐसी कंट्री होगी, मॉरिशस होगी या फ्रांस ऐसी कंट्री होगी, यहाँ पे यूपीआई की सर्विसेज है, तो आपको टिक करना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं यूपीआई में कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्टेबल है। तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस में, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। ठीक है, यूएई अपना खास दोस्त है, तो यूएई में है। श्रीलंका तो नीचे ही है, सिंगापुर भी हमारे साउथ ईस्ट में है, नेपाल, मॉरिशस, भूटान में और फ्रांस में। ठीक है, वेस्ट में एक कंट्री है फ्रांस, इसमें ही मेन है। ठीक है, और वेस्ट के किसी भी कंट्री में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगापुर की लोकेशन आप देख लेना, सिंगापुर की लोकेशन क्या है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में लोग गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो वो सिंगापुर की आप लोकेशन देख लेंगे कहाँ पे है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, कौन सी कंट्रीज में रुपए। रुपए क्या है? इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड है, इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड है। अब रुपए से रिलेटेड भी बहुत सारी कंट्री के साथ हम लोग उन्हें समझौते किए कि वहां पे भी रुपए चलेगा, तो कंट्रीज के बारे में आपको देख लेना है। तो भी टोटल 5 कंट्रीज में चलता है। कहाँ कहाँ पे? भूटान में, नेपाल में, मॉरिशस में, सिंगापुर, यूएई में। ठीक है, श्रीलंका में नहीं चलता है, श्रीलंका में यूपीआई चलता है पर रुपए नहीं चलता। ठीक है, यूएई में रुपए भी चलेगा और यूपीआई भी चलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर में भी रुपए भी चलेगा और यूपीआई भी चलेगा। नेपाल, भूटान तो अपने ही स्टेट है। ठीक है, अपने ही एक तरीके से कंट्री का ही पार्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एनपीसीआई के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एनपीसीआई ने किसको बनाया है? मैंने भी आपको बताया था, एनपीसीआई ने किसको बनाया है? यूपीआई को। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यूपीआई की फुल फॉर्म आप लिखेंगे। एनपीसीआई के बारे में आपको बताया था, इसका गठन 2008 में, इसको स्टैब्लिश कब करा गया था? दिसंबर 2008 के आसपास करा गया था। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन। सिर्फ इंडियन बैंक एसोसिएशन भी आ गया तो भी आपको टिक करके आना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब एनपीसीआई ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए। अभी आप पहले ये जान लो एनपीसीआई को मैनेज कौन करता है। तो इसके टोटल 10 या 20 प्रोमोटर्स है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक मिलकर एक साथ प्रमोट करके अपना अपना शेयर देके एनपीसीआई को चलाती है। एनपीसीआई ने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, उसमें मेन आपको ध्यान रखना है, एक तो यूपीआई किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया। और देख लेते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम भी किसने बनाया? इंटरफेस ने बनाया। भारत क्यूआर इसने बनाया और फास्टैग इसने बनाया। और देख लेते हैं, मतलब आपको सीटीएस किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया। ठीक है, तो ऐसे आपको 10, ये जो 12 है, ये सारे के सारे आपको ध्यान में होने चाहिए बीपीएससी के लिए कि ये किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जिससे एनपीसीआई ने बनाया। 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको वही टिक करना है कि हाँ इसे एनपीसीआई ने बनाया। ठीक है, बीपीएससी के लिए इतना ही काफी है। यूपीएससी के लिए इससे भी आगे बढ़ के पूछा जा सकता है। इन सब के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। भीम क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स यूपीआई। ठीक है, यूपीआई का मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या रहा है? ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है? मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ये सही लग रहा है, पर अभी आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। तो हमने कभी फिजिकल करेंसी को तो हटाने की बात ही नहीं करी है। ठीक है, हम लोग फिजिकल करेंसी को कम करना चाहते हैं पर हम लोग उसको हटाना नहीं चाहते, तो बी तो गलत होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। एफडीआई का इसमें क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। डी, एफडीआई का क्या लेना देना है यूपीआई से? कुछ भी लेना देना नहीं है। डी देख लेते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विद
पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। भाई यूपीआई का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है, सब्सिडीज देने से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया किस टाइप से? अगर डिफिकल्ट भी आएगा तो इससे डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको मान के चलना है। आगे चलते हैं। आगे नेशनल न्यूज़ क्या है? आगे नेशनल न्यूज़ है कि इंडिया वेव्स लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब इंडिया में जो भी कोई बाहर से मेडिसिन आती है तो वहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन पे उसके ट्रायल्स अलग से चलते हैं, ताकि इंडिया की पॉपुलेशन को सूट कर रहा है कि नहीं। और यह भी देखा जाता है कि मतलब हो सकता है बाहर की एजेंसी ने अच्छी तरीके से काम नहीं किया हो, तो यहाँ की एजेंसी एक बार चेक करती है कि वो मेडिसिन ये सब सही है कि नहीं। पर इंडिया ने एग्जाम्पशन दिया कौन कौन सी कंट्रीज को? यूएस को, यूके को, ईयू को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को। मतलब ये सारी एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज है, इनको हमने एग्जाम्पशन दे दिया है कि जो भी जरूरी मेडिसिन होंगी वो बिना लोकल ट्रायल के भी हम लोग इंडिया में यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पशन इसलिए भी दिया गया है क्योंकि मतलब पहले से लोग बीमारी से ग्रस्त है, फिर जब कोई जरूरी मेडिसिन आती है और फिर उसका लोकल ट्रायल चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उतने में तो इंसान हो सकता है मर भी जाए। तो इसलिए अब उसको लोकल ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, सीधा उस मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएस, यूके, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन देशों से हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, और दूसरी चीज़ इनकी जो एजेंसी है जो कि मेडिसिन इन सबको चेक करती है, तो वो भी उन पर भी हम लोगों को भरोसा है कि हाँ उन लोगों ने सही तरीके से ही चेक करी होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम होने वाला है कहाँ पे? रेड फोर्ट में। मतलब यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगेगा, वहाँ पे फेस को हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। मतलब वहाँ पे कैमराज होंगे, कैमरा से फेस को रिकॉग्नाइज करा जा सकता है कि कहीं ये नोटोरियस पर्सन तो नहीं है, कहीं इसका कुछ क्राइम रिकॉर्ड में नाम तो नहीं है, ये भी देखा जा सकता है कि आतंकवादी तो नहीं घुस गए। ये सारी चीजें भी चेक करी जा सकती है। यहाँ पे ये भी चेक कराया जा सकता है कि कितनी गाड़ियां अंदर आ रही है, कितनी गाड़ियां बाहर जा रही है। मतलब काफी इस बार एडवांस होने वाला है, एआई बेस्ड सिस्टम होने वाला है कहाँ पे? रेड फोर्ट पे, सिक्योरिटी के मद्देनजर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड न्यूज क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से रिलेटेड, न्यूजीलैंड मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे 3 देश के टूर पे गई हुई है। पहले गई हुई है फिजी पे, फिजी के बाद गई वो न्यूजीलैंड पे, और थर्ड देश का नाम आपको मुझे बताना है। अभी देख लेते हैं इसके बारे में। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तो ये है कि प्रेसिडेंट मुर्मू लेड अ रेथ एट पुकेहू नेशनल मेमोरियल पार्क इन विलिंगटन, न्यूजीलैंड ऑन थर्सडे, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो पुकेहू नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क कहाँ पे? विलिंगटन, न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो पुकेहू नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क कहाँ पे? विलिंगटन में, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि पावरी सेरेमनी कहाँ पे होती है? ये कहाँ होती है? न्यूजीलैंड में। कहाँ होती है पावरी सेरेमनी? कहाँ होगी? न्यूजीलैंड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पावरी सेरेमनी क्या होता है? कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं, गाना गाया जाता है, डांस कराया जाता है, ये सारी चीज होती है वहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड में चलता है। अभी जो हमारी राष्ट्रपति है वो न्यूजीलैंड में, अभी एक और देश में जाने वाली है, उस देश का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में एक और है, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी। ये कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के सीएम है, अब ये नहीं रहे, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है। 2000 से लेके 2011 तक ये सीएम थे, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी। मतलब इसे पर्सन इन न्यूज में आप मान के चलो, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी में। इनके बारे में पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि एक्स सीएम थे, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के, 2000 से 2011 तक। और इस CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर थे। मतलब इनके बाद ही जो इनका राज खत्म हो गया, मतलब CPI का 34 साल का अराउंड राज था। 34 साल के बाद उसके बाद ये दोबारा कभी पावर में नहीं आए, और उसके बाद ही ममता बनर्जी ने सीएम बन गई थी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे न्यूज में क्या है? हावड़ा फिश मार्केट। हावड़ा फिश मार्केट न्यूज में इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश में कू हुआ, तो उसके बाद बहुत ज्यादा अस्थिरता फैल गई है, ट्रेड भी बंद हो चुका है। कल मैंने आपको ट्रेन्स के नाम बताए थे, उन तीनों ट्रेन्स के नाम आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने कौन कौन से ट्रेन थे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलता है। लास्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी 2022 में, उसका नाम भी आपको बताना है। कुछ रेलवे लिंक्स भी थे, रेलवे लिंक्स भी, एक लास्ट रेलवे लिंक स्टार्ट हुई है 1 नवंबर 2023 को, उसका नाम भी आपको मुझे बताना है। टोटल 5 रेलवे लिंक है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, 6 है, उसमें से जो लास्ट है उसका नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये हावड़ा फिश मार्केट न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो ट्रेड बंद हो चुका है, तो जितनी भी हमारी फिशेज आती थी ज्यादातर वो बांग्लादेश की तरफ से ही आती थी, तो उसकी वजह से जो मार्केट में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है, डिस्टेबिलिटी आ गई है। तो हावड़ा फिश मार्केट, अब न्यूज में आपको ये ध्यान नहीं रखना, न्यूज में आपको ये ध्यान रखना है हिल्सा जो फिश है उससे रिलेटेड। तो हिल्सा फिश कौन से रिवर में पाई जाती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये पद्मा रिवर में पाई जाती है। कहाँ पे? पद्मा रिवर कौन सी रिवर है? जो इंडिया की गंगा रिवर है, वही जब बांग्लादेश में चल जाती है तो उसे पद्मा रिवर कहते हैं, और पद्मा रिवर में ही हिल्सा फिश पाई जाती है, और ये काफी ज्यादा फेमस फिश है। मतलब इसको बंगाली लोग और पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हिल्सा फिश को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विनेश फोगाट के लिए हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया है कि इन्हें
सेम वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट को दिया जाता है। ये नहीं जीत पाए, ये डिस्क्वालीफाई होगी 100 ग्राम की वजह से, बट इनको हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम लोग वही ट्रीटमेंट देंगे। मतलब एक हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देती है एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को, और 4 करोड़ रुपए देती है सिल्वर मेडलिस्ट को, और 2.5 करोड़ रुपए देती है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। तो इनको 4 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। किसने लिया है? हरियाणा की सरकार ने। ये चीज आपको मान के चलना है। विनेश फोगाट के बारे में आपको पता होगा, ये डिस्क्वालीफाई हो गई सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से। 100 ग्राम इनका एक्स्ट्रा वजन था। 50 केजी रेसलिंग में इनका, ये पहले 54 केजी रेसलिंग में ये मतलब रेसलिंग करती थी, पर फिर इन्होंने 50 केजी में लड़ने का फैसला लिया था, बट 100 ग्राम इनका ज़्यादा हो गया था, वो शेड नहीं कर पाई थी वेट को, तो उसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था ओलंपिक्स में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया स्पोर्ट्स से, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रेपो रेट से रिलेटेड। रेपो रेट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यूज़ का एक बार देख लेते हैं। न्यूज़ है रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर 9th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ठीक है, रेपो रेट को अनचेंज मतलब उसको अनचेंज छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये फैसला किसने लिया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको बता चुका हूँ, 2016 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे जो बैंक है, मतलब जो सेंट्रल बैंक है, मतलब आरबीआई है, वो नॉर्मल बैंक्स को मतलब कमर्शियल बैंक को पैसे देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग जब पैसे लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक से, किसी बैंक में जाएंगे, एसबीआई में जाएंगे, एचडीएफसी में जाएंगे, तो कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं हमसे पैसे देने के बदले। तो वैसे ही जब ये बैंक्स आरबीआई में जाती है तो आरबीआई भी पैसे चार्ज करती है किनसे? इन बैंक से। तो जितने पैसे चार्ज करेगी, जो इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेगी, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे जो आरबीआई है वो जितने भी बैंक है उनको पैसे देती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे जो आरबीआई है वो जितने भी बैंक है उनको पैसे देती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसी का आप उल्टा कर दो। जब कमर्शियल बैंक पैसे देगी किसको? आरबीआई को, जिस इंटरेस्ट रेट पे देगी उसे क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। याद हो गया? रेपो रेट क्या है? जिस इंटरेस्ट रेट पे जो आरबीआई है वो जो दूसरे बैंक को पैसे देती है जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको क्या कहेंगे? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पे जो नॉर्मल बैंक्स है वो आरबीआई को पैसे देगी उसे क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है। और रेपो रेट का क्या काम है? रेपो रेट आरबीआई यूज करती है किस चीज के लिए? इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। इन्फ्लेशन हमें किसके बीच में रखना है? 2 से 6% के बीच में। ये कब हमने फैसला लिया था? ये फैसला लिया था हमने 2016 में। ठीक है, तो रेपो रेट का मेन काम क्या है? इसका काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? जब रेपो रेट हम लोग बढ़ा देंगे, रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ा देगी, उससे क्या होगा कि रेपो रेट जब बढ़ जाएगा मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट किसके लिए बढ़ जाएगा? वो नॉर्मल बैंक्स के लिए बढ़ जाएगा। मतलब नॉर्मल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से पैसे मिलेंगे। अब जब आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे नॉर्मल बैंक्स को पैसे मिलेंगे तो वो दूसरे लोगों को, मतलब नॉर्मल लोगों को जब वो पैसे देगी तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगी। जब ज्यादा इंटरेस्ट पे लेगी तो लोग लेना ही नहीं लेना चाहेंगे, तो एक तरीके से मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो मतलब एक तरीके से इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो मनी सप्लाई जो होती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम होगी। ठीक है, जब रेपो रेट को घटा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे रेपो रेट को घटा दिया गया था, तो अगर रेपो रेट को घटा देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे जब इन्फ्लेशन हमें थोड़ा ज्यादा बढ़ाना हो तब उसको हम रेपो रेट को घटा देंगे। ठीक है, तो रेपो रेट को जब हम घटाएंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीलिम्स में 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन है बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी एक तरीके रेपो रेट ही है, पर बैंक रेट थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए है। ठीक है, इस शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए उनको ऐसा नहीं कि फ्री में मिल जाते हैं बैंक्स को, उसके लिए उनको सिक्योरिटीज भी रखनी पड़ती है। जैसे हम लोग को रखनी पड़ती है नॉर्मल लोगों को, तो वैसे ही जो बैंक्स है उनको भी सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट क्या है? वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जो बैंक रेट है वो रेपो रेट का या बड़ा भाई मान लो, मतलब वो थोड़े लंबे टाइम के लिए बैंक जो है पैसे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेपो रेट।
रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन इज करेक्ट। बी क्या है, अ हायर रेपो रेट मेक्स बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई चीपर फॉर कमर्शियल बैंक। नहीं, हायर रेपो रेट, जब हायर रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा तो उनकी बोरोइंग चीपर होगी क्या? नहीं, उनकी जो बोरोइंग है वो तो महंगी हो जाएगी, तो इसको गलत कर दो। सी देखते हैं, एन इंक्रीज इन द रेपो रेट टिपिकली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। नहीं, ये भी गलत है। जब अगर रेपो रेट को हम लोग बढ़ा देंगे तो उनको महंगे दाम पे मिलेगा इंटरेस्ट रेट, मतलब महंगे इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को पैसे मिलेंगे। जब उनको महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे तो वो भी तो महंगे इंटरेस्ट रेट पे ही लोगों को देंगे। जब महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोगों को देंगे तो मनी सप्लाई एक तरीके से घट जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगी। इसमें क्या लिखा गया है कि लीड्स टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो ये भी गलत है, सी भी गलत है। देखो, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है वो घटेगी, जब रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर द सेम। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो अलग अलग होते हैं। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, ये चीज आपको मान के चलना है, देख के चलना है। नेक्स्ट चीज देख लो। नेक्स्ट चीज में कुछ के बारे में आपको बता चुका हूँ और मैं इसमें कुछ चीजें मैंने और ऐड की हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है कि अभी मतलब नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है कि ये कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर कौन है, इन सब के बारे में पूछा जाते रहता है, ठीक है, कि कौन चेयरमैन है, ये सब चीजें पूछी जाती रहती हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आरबीआई के चेयरमैन कौन है अभी। शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास याद रखोगे, शक्तिकांता दास 2018 में बने थे, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर है। इससे पहले एक और है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है, उनके बारे में आपको जानना है। आरबीआई का जो टेन्योर है वो, चेयरमैन का जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है। पहले 5 साल का होता था, अब 3 साल का होता है, पर इसे गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इनका सेकंड टर्म चल रहा है शक्तिकांता दास का, इनका ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सेबी की चेयरमैन कौन है। सेबी की चेयरमैन मतलब चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर्स एक दो दिन पहले करंट अफेयर्स में, आप देख लेना। माधवी पुरी बुच के बारे में आपको बता चुका हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रवनीत कौर। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। सीसीआई के बारे में एक और भी बताया था। सीसीआई कब स्थापना हुई थी इसकी? सीसीआई एक्ट 2002 में लाया गया था और किसकी रिकमेंडेशन पे लाया गया था? राघवन कमेटी के। किसकी रिकमेंडेशन पे? राघवन कमेटी पे। और कौन से एक्ट को रिपील करा गया था? एमआरटीपी एक्ट को। कौन से एक्ट को? एमआरटीपी एक्ट को। तो याद रखोगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब आया था? 2002 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? राघवन कमेटी के। और एमआरटीपी एक्ट को हटा दिया गया था, ठीक है। अभी वहां की चेयरमैन कौन है? रवनीत कौर। सेबी की चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी बुच, ठीक है। एनएचआरसी की चेयरमैन कौन है? विजया भारती साइनी। और एसएचआरसी जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है बिहार का, उसके चेयरमैन कौन है? आनंद मनोहर बद्रा। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये अराउंड मई या अक्टूबर में पिछले साल ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो देख लेना, अभी जितने भी सारे जनरली रिसेंट अपॉइंटमेंट वाले ही हैं। एक ये शक्तिकांता दास को आप छोड़ दोगे तो, पर वो बहुत फेमस है तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चेयरमैन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन है? ये अभी है एक्टिंग चीफ जस्टिस है के विनोद चंद्रन। और देख लेते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? हीरालाल समारिया। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में थे, पिछले साल की बात है, शायद आई थिंक 2023 के लास्ट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। एक बार आप देख लेना, नहीं तो 2024 में हुआ होगा, तो एक बार आप देख लेना हीरालाल समारिया। बट इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है हीरालाल समारिया कौन है? तो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार कौन है? त्रिपुरारी शरण। तो ये सारे जो नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ऑफिस है, उसके चेयरमैन ही है, ठीक है, चेयरपर्सन है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हीरालाल समारिया बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरारी शरण भी आप याद कर लो क्योंकि बिहार के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नेशनल न्यूज में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। ये भी न्यूज में था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आरबीआई जो गवर्नर है उनको, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इनको बेस्ट गवर्नर चूज करा गया है, बेस्ट गवर्नर इन द वर्ल्ड चूज करा गया है, ठीक है। इनको बेस्ट गवर्नर 2023 का अवार्ड भी मिला था, टाइटल भी मिला है, ठीक है। किसने दिया है? एक लंदन बेस्ड ग्रुप ने दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको मान के चलना, देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। द चीफ ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। मतलब ये बेस्ट गवर्नर रहे हैं 2023 के, ये आपको देख के चलना है। क्वेश्चन आ गया कि किसको 2023 का बेस्ट गवर्नर या गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है, तो आपको ध्यान रखना है किसको मिला है? हमारे शक्तिकांता दास जी को। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आरबीआई में, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में ही रहता है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज क्या है? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ने अर्ज किया है हमारे किसको?
होम मिनिस्टर साहब को इनको अर्ज किया यह कह के कि बांग्लादेश में जो चल रहा है उसकी वजह से वहाँ से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब आते हैं वो लोग तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। वहाँ पे पहले भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कुछ अवार्ड से रिलेटेड है। अभी तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर्स है तो वो यही है। इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूज़ क्या है कि XIISc हेड पद्मानभन चंद्रयान 3 टीम अमंग फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्डीज, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो पुरस्कार है इसको अभी स्थापना हुई थी, मतलब अभी इस साल से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अवार्डीज है, जो अवार्डीज है इस बार, जो पहली बार के जो अवार्डीज है उनका अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो अवार्ड कब मिलने वाला है इन्हें? 23 अगस्त को। कब 23 अगस्त को क्या पड़ेगा? नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पिछले साल चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मून के सरफेस पे, ठीक है। तो उसके बाद से नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। एक बार देख लेते हैं तो ये किस फील्ड में दिया जाता है। ये साइंस एंड टेक के 13 डोमेन्स में दिया जाता है। डोमेन्स के आप नाम देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेस, मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर्स, ठीक है। तो ये जो 13 डोमेन्स है उसमें मिलता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कितने डोमेन्स में मिल रहा है या 15 डोमेन्स में मिलता है, ऐसे अगर कुछ ऑप्शन आ गया तो आपको गलत करके आना है कि नहीं, सिर्फ 13 डोमेन में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अवार्ड्स कौन कौन से वो हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। अवार्ड्स की मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 टाइप के अवार्ड होने वाले हैं। पहला तो है विज्ञान रत्न, सेकंड है विज्ञान श्री, थर्ड है विज्ञान युवा और फोर्थ है विज्ञान टीम, ठीक है। तो विज्ञान रत्न में क्या है? विज्ञान रत्न सिर्फ 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ 3 पर्सन को मिल सकते हैं मैक्सिमम। और ये एक तरीके का साइंस एंड टेक में, साइंस में ये एक लाइफ टाइम अवार्ड हो गया, मतलब ये सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये लाइफ टाइम अवार्ड मतलब साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर कुछ आप बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, विज्ञान रत्न, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। विज्ञान श्री किसको मिलता है? ये 25 लोगों को मिल सकता है मैक्सिमम, मतलब 25 अवार्ड हर साल मैक्सिमम मिल सकते हैं, ठीक है। विज्ञान श्री अगर किसी भी डोमेन में आप कुछ एक्सेप्शनल वर्क करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा विज्ञान श्री, ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। विज्ञान युवा क्या है? विज्ञान युवा 45 साल से कम उम्र के जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर वो किसी डोमेन वर्क में किसी अच्छा एक्सेप्शनल काम करते हैं तो उनको मिलता है, ठीक है। जो 45 साल से कम के हैं उनको मिलेगा विज्ञान युवा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगर किसी डोमेन में वो एक्सेप्शनल काम करेंगे। और विज्ञान टीम क्या है? जब कोई 3 मेंबर से ज़्यादा की जो टीम है वो लोग मिलकर कुछ एक्सेप्शनल काम करते हैं तो उनको विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाता है। जैसे चंद्रयान 3 को विज्ञान टीम मिला है, ठीक है। अब देखेंगे कि अवार्ड किस किस को मिला है। एक बार कुछ नाम जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो विज्ञान रत्न मिला है, इस पर सिर्फ 1 लोगों को मिला है विज्ञान रत्न। टोटल कितने लोगों को मिल सकता है? मतलब टोटल 3 अवार्ड मिल सकते हैं हर साल, पर सिर्फ 1 को मिला है। कितने को मिला है? 1 को मिला है। किसको मिला है? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मानभन को। किसमें? बायोलॉजिकल साइंस में मिला है, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ 1 को मिला है, प्रोफेसर जी पद्मानभन को, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया कि प्रोफेसर जी पद्मानभन को कौन सा अवार्ड मिला है, तो उनको विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है बायोलॉजिकल साइंस में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टोटल 13 विज्ञान श्री मिला है, टोटल 18 विज्ञान युवा मिला है और टोटल 1 मतलब सिर्फ 1 क्या मिला है? विज्ञान टीम। ये किसको मिला है? चंद्रयान 3 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। विज्ञान रत्न किसको मिला है? गोविंदराजन पद्मानभन को। और विज्ञान टीम किसको मिला है? चंद्रयान 3 को, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था आज का। तो ये मैंने पूरी लिस्ट देख के एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे इंटरनेशनल में देखते हैं। मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस कौन है? इनको नोबेल अवार्ड मिल चुका है। क्यों मिला था इनको नोबेल? एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, इनको नोबेल अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि बहुत ही कम कोलेट्रल पे या बिना किसी कोलेट्रल के ही, या स्टूडेंट लोन में भी होता है कि बिना किसी कोलेट्रल को ही एक लिमिट तक आप पैसा ले सकते हैं। तो वैसे इन्होंने बांग्लादेश में करा था और उससे काफ़ी ज़्यादा जो पॉवर्टी कम हुई थी बांग्लादेश में। तो इस चीज़ के लिए इन्हें 2006 में नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल नहीं नोबेल अवार्ड मिला था। और अब यह प्राइम मिनिस्टर है किसके? बांग्लादेश के, ठीक है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है
अब मोहम्मद यूनुस, ठीक है। अब इनका भारत के साथ रिलेशन कैसा है? तो भारत के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये भी पहले भी बयान दे चुके हैं कि काफ़ी हर्ट हुए हैं इंडिया से। क्यों हर्ट हुए हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया हमेशा कहता रहता है कि ये दूसरे देश का इंट्री मैटर है। मतलब उनका कहना था कि जब अत्याचार कर रही थी शेख हसीना तो इंडिया ने दखल क्यों नहीं दिया। पर हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटरनल मैटर है। जब कुछ भी चीज़ें होती है वहाँ पे तो हम लोग इंटरनल मैटर करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम यही थी कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। यही ओवरऑल चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मोहम्मद यूनुस के बारे में बता दिया मैंने आपको कि अभी ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। थर्सडे को इन्होंने शपथ ले लिया, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मिसलेनियस में वुमेन ऑर्गन डोनेशन। वुमेन में यही कहा गया कि वुमेन जो है मैन से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करती है। सेकंड न्यूज़ क्या देख लेते हैं कि इंडिया पुल्स आउट नॉन इसेंशियल स्टाफ फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से अपने जो नॉन इसेंशियल स्टाफ है, जो मतलब ज़्यादा मतलब वहाँ पे जरूरी नहीं है, जो ज़्यादा जरूरी काम अभी नहीं संभाल रहे हैं, और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके, उन सबको बाहर निकाल लिया गया। तो ओवरऑल मैं आज की जितनी भी स्लाइड्स है उसको समअप करना चाहूँगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी और इससे आपकी नॉलेज का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। थैंक यू सो मच।